हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी क्लास में। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको कोशिका के बारे में सारी चीजें मैं बखूबी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और बच्चे, हाँ, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आप मेरे साथ क्लास नोट्स बनाते हुए चलेंगे। मैं पूरी नोट्स लिखवाऊंगा, आपको एक एक लाइन समझाऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। चलिए आज जो हम एक नया चैप्टर जो शुरू करेंगे बच्चे, वो पढ़ना है हमें विषाणु के बारे में। किसके बारे में? विषाणु। ये देखिए मैंने हेडिंग दे दिया विषाणु। और विषाणु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। स्पष्ट है? तो चलिए अब विषाणु को डिटेल में और अच्छे से सीखते हैं। याद रखेंगे, मैंने इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दिया क्योंकि विषाणु भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चे, जैसा कि मैंने आपको पहले विषाणु के बारे में क्या बताया था कि विषाणु कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। इसलिए अपवाद है बच्चे, एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें एक भी कोशिका नहीं होती। मैंने आपको बताया था इसमें एक भी कोशिका नहीं होती, यानी ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो जीवों के विकास तक पहुंच नहीं पाए। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और विषाणु के बारे में और चीजों को जानते हैं। याद रखिए, सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की और कैसे की, पहले हमें यह जानना है। स्पष्ट है? तो देखिए, सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो विषाणु की खोज जिसने की थी वो रूस के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, रूसी वैज्ञानिक थे बच्चे, रूस देश के वैज्ञानिक थे। रूसी वैज्ञानिक जिनका नाम था इवानोवस्की। क्या नाम था बच्चे? इवानोवस्की। तो सभी लोग याद रखेंगे कि विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक थे इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में 1892 में बच्चे तंबाकू, जिसे आप टोबैको कहते हैं, ठीक है, तंबाकू की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में उन्होंने खोजा था। तो याद रखना है कि तंबाकू की पत्ती में मोजैक रोग के कारण, क्या बच्चे? मोजैक। देखिए, मोजैक को अगर आप अपनी भाषा में समझेंगे तो चितकबरा हम कहते हैं। क्या कहते हैं? चितकबरा। ठीक है, तो याद रखना है कि विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में, क्लियर है बच्चे, तंबाकू की पत्ती में मोजैक रोग के कारण की खोज करते समय कर दी। ठीक है, पत्ती में मोजैक रोग के कारण की खोज, वो मोजैक रोग के कारण की खोज कर रहे थे बच्चे। ठीक है, खोज करने के समय की, करने के समय की। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रूसी वैज्ञानिक थे बच्चे, रूसी वैज्ञानिक जो थे जिनका क्या नाम था? इवानोवस्की, वो 1892 में तंबाकू की पत्ती में एक रोग, मोजैक रोग के कारण की खोज कर रहे थे। और खोज करते समय ही उन्होंने क्या किया बच्चे? विषाणु की खोज कर दी। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा कि विषाणु की खोज जिसने की है वो रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की थे, जिन्होंने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोजैक रोग के कारण की खोज करते समय उन्होंने क्या की? विषाणु की खोज ही कर दी। स्पष्ट है? अच्छा, फिर देखिए फिर क्या हुआ बच्चे? लुई पाश्चर और बिजरिंक नाम का जो व्यक्ति था, ठीक है, देखिए एक व्यक्ति का क्या नाम था? लुई पाश्चर। यहां सभी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये सारी चीज आपसे पूछी जाती हैं। और एक व्यक्ति का नाम था बिजरिंक। क्लियर है? तो याद रखना है कि लुई पाश्चर और बिजरिंक ने क्या किया? इन्हें जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया। ने विषाणु को जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? संक्रामक का नाम दिया। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलेंगे नहीं कि खोज होने के बाद लुई पाश्चर और बिजरिंक ने विषाणु को क्या नाम दिया? जीवित तरल संक्रामक। जीवित तरल संक्रामक। आप इसको बच्चे इंग्लिश में कहते हैं लिविंग लिक्विड, लिविंग लिक्विड इन्फेक्शन, लिविंग लिक्विड इन्फेक्शन। पूरी बात समझ में आ गई?
तो बच्चे ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लुई पास्चर और बिजरिंक ने ही विषाणु को जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया, जिसे हम इंग्लिश में लिविंग लिक्विड इन्फेक्शन कहते हैं। तो बच्चे अगर कहीं भी लिविंग लिक्विड इन्फेक्शन हो, जीवित तरल संक्रामक हो, तो वो विषाणु का नाम है जिसे लुई पास्चर और किसने दिया था बच्चे? बिजरिंक ने दिया था। स्पष्ट है? अच्छा, फिर देखिए फिर क्या हुआ कि एड्स के विषाणु भी खोजे गए। आप जानते हैं बच्चे एक बीमारी है, तो एड्स के जो विषाणु, क्लियर है, याद रखना है, एड्स के विषाणु को 1986 में HIV नाम दिया गया। एड्स के विषाणु को 1986 में HIV नाम दिया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। इसका मतलब है कि जो HIV है वो कुछ नहीं, वो एड्स का विषाणु है जिसने हमने क्या किया, 1986 में नाम दिया। तो इस बात को भी याद रखेंगे कि एड्स के विषाणु को HIV कहते हैं और उसका नाम कब दिया गया था? 1986 में दिया गया था। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं कि आखिर में विषाणु है क्या। तो जो मैंने आपको पहले बढ़ाया उसी चीज को यहां पर जोड़ना है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? याद रखना है कि विषाणु एक अति सूक्ष्म, देखिए बच्चे हम यहां पर पूरे विषाणु के बारे में एक लाइन में सीखेंगे। विषाणु एक अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म का मतलब है जो बहुत छोटा हो, जिसे आप खुली आंखों से नहीं देख पाए। अति सूक्ष्म परजीवी, परजीवी का मतलब है बच्चे जो दूसरे पर आश्रित हो। क्लियर है? तो विषाणु एक अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है? कण है। अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय, याद रखना है विषाणु में कोशिका नहीं होता, अकोशिकीय एवं न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन कण है। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे भूलेंगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने अभी आपको लिखवाया है कि विषाणु एक्चुअल में क्या है। तो अति सूक्ष्म, बहुत छोटा, परजीवी, दूसरे पर निर्भर, अकोशिकीय जिसमें एक भी कोशिका नहीं हो, और संरचना क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन कण है। तो बच्चे आप इस लाइन को याद रखिएगा, इससे ही आपके मैक्सिमम सवाल बन जाएंगे कि दरअसल विषाणु क्या है। तो विषाणु एक अति सूक्ष्म परजीवी अकोशिकीय न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है बच्चे? कण है। यहां आपको समझ में आ चुका सारी बातें? ओके, यानी कि विषाणु बच्चे न्यूक्लियोप्रोटीन है, यानी इसमें भी क्या है? प्रोटीन है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए फिर क्या है बच्चे, यह जीवित जीव के अंदर जनन करते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि ये कहां जनन करते हैं? तो ये जीवित जीव के अंदर, यानी अगर ये किसी जीवित जीव में पहुंच जाते हैं बच्चे, तो ये जीवित जीव के अंदर ही जनन करते हैं, ये बाहर जनन नहीं करते। स्पष्ट है? तो हमें यह भी याद रखना है कि अगर विषाणु किसी भी जीवित जीव के अंदर पहुंच जाएंगे तो फिर वो वहां क्या करेंगे? जनन करेंगे। यानी विषाणु बच्चे खुले में या बाहर जनन नहीं करते। जब वो किसी बॉडी में पहुंच जाते हैं, किसी जीवित जीव के अंदर, तो ये तुरंत जनन यानी कि रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं और विषाणु की संख्या तेजी से बच्चे बढ़ती चली जाती है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए विषाणु के अध्ययन को ही हम विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? यहां फिर हम समझेंगे बच्चे कि विषाणु के अध्ययन को, विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान, विषाणु के अध्ययन को विषाणु विज्ञान, इंग्लिश में बच्चे वायरोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी कहते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि विषाणु का अध्ययन भी बच्चे जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसे क्या कहा गया है? विषाणु विज्ञान कहा गया है या वायरोलॉजी कहा गया है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पहले देखिए हमने विषाणु के बारे में जाना कि दरअसल विषाणु की खोज क्या हुई या विषाणु क्या है। अब बच्चे हमें विषाणु की संरचना जाननी है। याद रखिए विषाणु की संरचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी इसकी संरचना की बात कर लेते हैं ताकि सारी चीजें हमारी अपने आप क्या होती चली जाए? क्लियर होते जाए। ठीक है? आप बच्चे एकदम साथ नोट्स बनाते चलेंगे और क्वेश्चन बैंक से आप निश्चित क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। याद रखिए इस चैनल पर पूरी मेहनत होगी ताकि आप एक एक प्रश्न को बना सके और प्रैक्टिस जरूर करें बच्चे। क्लियर है ना?
अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा अब विषाणुओं की संरचना की बात करते हैं ताकि हमारी एक एक चीज एकदम क्लियर हो जाए। ये देखिए बच्चे, विषाणु की संरचना। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन के कण है, अभी आपको बताया था। चलिए अब इसकी संरचना को डिटेल में देखते हैं। याद रखेंगे कि विषाणु क्या है बच्चे, यह प्रोटीन के आवरण से घिरा, यह प्रोटीन के आवरण, देखिए बच्चे आवरण का मतलब होता है कवर। क्या होता है? कवर। तो याद रखिएगा कि विषाणु क्या है, ये विषाणु जो है बच्चे यह प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन के आवरण से घिरा, प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चे? न्यूक्लिक एसिड होता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि अगर आपसे विषाणु की संरचना पूछी जाए तो आप सिंपल कहेंगे कि यह प्रोटीन के कवर से घिरा हुआ क्या होता है बच्चे? एक न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन के आवरण से घिरा क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। यानी यही न्यूक्लिक एसिड क्या है बच्चे? विषाणु है। और ये किस कवर से घिरा होता है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे ये प्रोटीन के कवर से घिरा होता है, एक न्यूक्लिक एसिड है। ओके, अच्छा फिर याद रखना है कि बाहरी आवरण में बहुत सी प्रोटीन की इकाइयां भी होती है। ठीक है, फिर देखिए बच्चे, फिर क्या है कि जो ये घिरा होता है तो इसके बाहरी आवरण में बाहरी आवरण में बहुत सी प्रोटीन की इकाइयां होती हैं। बहुत सी प्रोटीन के क्या होती हैं बच्चे? इकाइयां होती हैं, जिसे याद रखना है बाहरी आवरण में बहुत सी प्रोटीन की इकाइयां होती है बच्चे। इन इकाइयों को हम कैप्सोमेयर कहते हैं, जिसे कैप्सोमेयर कहा जाता है, जिसे कैप्सोमेयर कहा जाता है। क्लियर हो चुका? तो हमने ये भी देखा बच्चे कि इसके बाहरी आवरण में बहुत सी प्रोटीन की इकाइयां हैं। इन इकाइयों को ही हम कैप्सोमेयर कहते हैं। तो याद रखना है कि जिस आवरण से घिरा हुआ है वो आवरण भी प्रोटीन का है और उस आवरण के ऊपर भी प्रोटीन के बहुत सारे यूनिट्स, इकाई बने होते हैं, जिन्हें हम कैप्सोमेयर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, हम इसे ही क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर कहते हैं। लेकिन अगर हम सारे कण को इकट्ठा कर लें तो क्या कहेंगे? तो उसे वीरियन कहते हैं। फिर याद रखिएगा सारे कणों को, यानी जितनी इकाइयां हैं बच्चे, ठीक है, सारे कणों को हम क्या कहते हैं? वीरियन कहते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा कि सारे कणों को क्या कहते हैं? वीरियन। यानी इकाइयों को कैप्सोमेयर कहते हैं और अगर आप सारे कणों को इकट्ठा कर ले तो सारे कणों को ही हम क्या कह देते हैं बच्चे? वीरियन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब जरा देखते हैं विषाणु के प्रकार। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि विषाणु जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। या हम थोड़ा विषाणुओं के प्रकार की भी बात कर ले। कितने प्रकार के विषाणु हैं? 3 प्रकार के विषाणु हैं। जरा देखते हैं कौन कौन। तो देखिए पहला जो विषाणु है हम उन्हें कहते हैं पादप विषाणु, प्लांट वायरस। क्या बच्चे? पादप विषाणु, प्लांट वायरस। अब जो पादप विषाणु है पहले इसके बारे में हम यही पढ़ लेते हैं। तो याद रखना है कि पादप विषाणु बच्चे इसमें न्यूक्लिक एसिड एवं आरएनए होता है। इसमें क्या क्या होता है बच्चे? तो याद रखेंगे इसमें न्यूक्लिक एसिड, इसमें न्यूक्लिक एसिड एवं आरएनए होता है। भूलिएगा नहीं, यहां से बहुत प्रश्न आते हैं। तो पादप विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है और क्या होता है बच्चे? आरएनए होता है। तो हमने देखा कि पादप विषाणु में न्यूक्लिक एसिड है और न्यूक्लिक एसिड के साथ क्या है? आरएनए भी है। स्पष्ट है? ओके। अब अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बच्चे जो इसका एग्जाम्पल है वो है टीएमवी। अब देखिए टीएमवी क्या होता है? तो टीएमवी होता है बच्चे टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, यानी कि तंबाकू की पत्ती का वो जो चितकबरा वायरस था उसी को टीएमवी वायरस कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ टीएमवी वायरस में क्या होता है, तो आप कहना न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है। स्पष्ट है बच्चे? भूलिएगा नहीं, न्यूक्लिक एसिड और क्या होता है? आरएनए होता है।
हम उसी को क्या बोलते हैं, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। क्लियर है? चलिए, तो पहला आपने देखा कि पादप विषाणु होता है। अच्छा, दूसरा क्या होगा बच्चे, सिंपल सी बात है, अगर पादप विषाणु होगा तो फिर जंतु विषाणु भी होगा। अब हम आते हैं जंतु विषाणु पर। अब देखिए, यहां पर सीखना है कि जंतु विषाणु में क्या है। जैसे पादप विषाणु में आपने क्या देखा, न्यूक्लिक एसिड और क्या होता है बच्चे, आरएनए होता है। उसी तरह अगर जंतु विषाणु कहा जाए तो इसमें न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। स्पष्ट है बच्चे? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड एवं डीएनए। स्पष्ट है बच्चे? तो जंतु विषाणु में क्या है, न्यूक्लिक एसिड एवं डीएनए, या कभी कभी आरएनए हो जाता है बच्चे, या कभी कभी आरएनए। पूरी बात समझ में आ गई? लेकिन ज्यादातर जंतु विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और डीएनए होता है, या कभी कभी आरएनए हो सकता है। लेकिन पादप कोशिका में अगर आप ध्यान से देखिए तो पादप कोशिका में न्यूक्लिक एसिड और क्या है, आरएनए है। लेकिन अगर हम पादप विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और आरएनए है, लेकिन जंतु विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और डीएनए है, ये फिक्स है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी आरएनए भी हो जाता है, पर ज्यादातर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड और डीएनए होगा। तो यहां देखिए बच्चे, आपने दो प्रकार सीखा है। अच्छा, अब हम तीसरे पर आते हैं। जो तीसरा प्रकार है, अच्छा पहले इसका एग्जाम्पल जान लीजिए। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्पस वायरस, देख रहे हैं ये सब बीमारी भी कर देते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, ये मैं आपको मानव रोग में सब पढ़ाऊंगा बच्चे, ठीक है। उसके बाद मम्पस वायरस, जब आप मानव रोग पढ़ेंगे उसमें मैं पूरी डिटेल में सब कुछ पढ़ाऊंगा। बस यहाँ एग्जाम्पल दिया कि ये सब क्या है, जंतु विषाणु है जो मानव में रोग भी उत्पन्न कर देते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि जैसे ये जीवित शरीर के अंदर आते हैं तो जनन करते हैं, और जनन करते हैं तो इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है, बस वही रोगों के लक्षण शुरू हो जाते हैं। क्लियर हो चुका? अच्छा, अब देखिए पादप विषाणु और दूसरा आपने क्या देखा, जंतु विषाणु। तीसरे है बच्चे जीवाणु भोजी। ये देखिए तीसरे विषाणु को हम क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी, और इसी को हम बच्चे ये भी कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीसरा क्या है, जीवाणु भोजी, जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो बच्चे सोचने की बात है कि जीवाणु तो खुद भी एक अलग चीज है, तो यहां पर केयर कीजिएगा। पहला पादप विषाणु जो आप सीख चुके, दूसरा जंतु विषाणु वो भी आपने सीखा, और तीसरा क्या है, जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज। अब देखिए इसको जीवाणु भोजी क्यों कहते हैं, क्योंकि वे जीवाणु पर आश्रित रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चे, ये देखिए इसके बारे में समझिएगा कि यह जीवाणु पर आश्रित रहते हैं। यह जीवाणु पर क्या रहते हैं बच्चे, आश्रित रहते हैं। इसका मतलब है कि ये अपना जो भोजन है वो किससे प्राप्त कर रहे हैं, जीवाणुओं से। तो भूलिएगा नहीं कि जीवाणु भोजी जो है, बैक्टीरियोफेज है, ये जीवाणु पर आश्रित रहते हैं बच्चे, और इनमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए होता है। यहां एक बात याद रखिएगा कि इनमें क्या होता है बच्चे, न्यूक्लिक एसिड के जो रूप में इनमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में, इनमें न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए हो जाता है। बस यही है बच्चे, न्यूक्लिक एसिड के रूप में कौन रहता है, डीएनए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। देखिए मैं फिर से बता दूं, पादप विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और आरएनए है, जंतु विषाणु में न्यूक्लिक एसिड एवं डीएनए और कभी कभी आरएनए है। लेकिन जीवाणु भोजी में यह देखा जा रहा है कि इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड भी है, तो किस के रूप में कौन है, वो डीएनए ही है बच्चे। यानी जीवाणु भोजी में हम देख रहे हैं कि डीएनए महत्वपूर्ण होता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड के रूप में क्या है, यहां पर रहता है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चे इसका एग्जाम्पल है T2 फेज। ठीक है, जैसे अगर हम यहीं पर इसका एग्जाम्पल दे दें तो आप एग्जाम्पल्स को भी याद रखिएगा। जैसे कहते हैं T2 फेज, ये क्या है बच्चे, इस वायरस का नाम है जो कि जीवाणु पर क्या रहता है, आश्रित रहता है। यहां समझ में आ गया? चलिए अब हमने यहां पर विषाणु के सारे प्रकार को सीख लिया।
अब बच्चे हमें विषाणु के लक्षण को सीखना है। क्या सीखना है? विषाणु के लक्षण को। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब हम विषाणु के लक्षण को सीखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि विषाणु निर्जीव और सजीव दोनों रूपों में रहता है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसके निर्जीव लक्षण को सीखेंगे, निर्जीव यानी नॉन लिविंग कैरेक्टर को, फिर हम सजीव लक्षण को सीखेंगे, लिविंग कैरेक्टर को, ताकि हमारा कोई भी प्रश्न हमें डिस्टर्ब ना करे। क्लियर है? चलिए पहले मैं मिटा दूं। सभी बच्चों ने लिख लिया? मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे, समझते हुए। अब आते हैं पहले बच्चे विषाणु के निर्जीव लक्षण देखते हैं और फिर क्या देखेंगे, सजीव लक्षण। ठीक है, चलिए पहले क्लियर कर लेते हैं निर्जीव लक्षण। तो देखिए निर्जीव लक्षण इसका क्या है, पहले याद रखिएगा निर्जीव लक्षण है कि हम इसे कोशा के रूप में नहीं रख सकते। ठीक है, देखिए पहला लक्षण क्या है कि हम इसे कोशा के रूप में नहीं रख सकते। ये इसका निर्जीव लक्षण है कि हम इसे कोशा के रूप में नहीं रख सकते। क्लियर है? अच्छा, फिर दूसरी बात याद रखना है बच्चे कि हम तो कोशा के रूप में नहीं रख सकते और इसे क्रिस्टल बनाकर रख सकते हैं। कोशा के रूप में नहीं रख सकते और फिर दूसरा याद रखिएगा हम इसे क्रिस्टल बनाकर रख सकते हैं, क्रिस्टल बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, तो बस ये देखो जो क्रिस्टल वाली बात है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा कि हम इसे क्रिस्टल बना के रख सकते हैं पर कोशा के रूप में हम इसे नहीं रख सकते। चलिए आपने निर्जीव लक्षण को सीख लिया। अब निर्जीव लक्षण के बाद जरा हम बच्चे इसके सजीव के होने के भी लक्षण को सीख लेते हैं। बहुत ईजी है, बस मेन बातें याद रखिए। अब आते हैं सजीव लक्षण, देखते हैं इसके सजीव होने के क्या लक्षण है। तो बच्चे देखिए इसके जो सजीव होने का लक्षण है, तो पहले याद रखिएगा कि इसके सजीव के लक्षण में है कि इसके न्यूक्लिक एसिड का द्विगुणन होता है। देखिए पहला लक्षण क्या है बच्चे कि इसके जो न्यूक्लिक एसिड है, इसके न्यूक्लिक एसिड का द्विगुणन, डिप्लॉइड बच्चे, द्विगुणन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सजीव लक्षण में इसके न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है बच्चे, इसके न्यूक्लिक एसिड का द्विगुणन होता है और जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाता है। फिर याद रखेंगे कि जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाता है, जीवित कोशिका में पहुंचते ही सक्रिय हो जाता है। जीवित कोशिका में पहुंचते ही फिर क्या हो जा रहा है बच्चे, ये सक्रिय हो जा रहा है। मैंने तो कहा ही था कि बच्चे ये जीव के अंदर पहुंचते ही जनन करने लगते हैं, तो सक्रिय जीवित कोशिका में पहुंचते ही क्या हो गए, ये सक्रिय हो गए। फिर एंजाइम का संश्लेषण करते हैं, ये बच्चे एंजाइम भी निकालने लगते हैं। क्लियर है? फिर एंजाइम का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ये सब इनके सजीव होने का क्या है, लक्षण है कि हमने देखा कि फिर ये एंजाइम का क्या करते हैं बच्चे, संश्लेषण करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर याद रखिए ये जो अपना गुणन है, वो जो प्रजनन है बच्चे, वो गुणन विधि द्वारा कहते हैं। याद रखिएगा कि यह अपना प्रजनन, यह प्रजनन किस विधि से करते हैं, गुणन विधि द्वारा करते हैं। ऐसे इनका बच्चे प्रजनन होता है, गुणन विधि से करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो भूलिएगा नहीं कि ये प्रजनन भी किस विधि से करते हैं, तो गुणन विधि से, क्योंकि तभी ये द्विगुणित होने लगते हैं। तो याद रखना है इनके निर्जीव का लक्षण क्या है, हम कोशा के रूप में इन्हें नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टल बनाकर रख सकते हैं। सजीव लक्षण है बच्चे कि इनमें न्यूक्लिक एसिड का क्या होता है बच्चे, द्विगुणन होता है। जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं। अच्छा, एंजाइम का संश्लेषण करते हैं। और अगर ये प्रजनन किस विधि से करते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा गुणन विधि,
क्लियर है? ये गुणन विधि से क्या करते हैं, अपना प्रजनन शुरू कर देते हैं। चलिए यहां तक तो हमने सीख लिया। अब एक काम करते हैं बच्चे कि हम इसके लाभ को सीखते हैं कि आखिर इसका लाभ क्या है, वायरस का लाभ क्या है। पूरी बात समझ में आ गई? क्योंकि बच्चे याद रखिएगा, हमें वायरस के निर्जीव और सजीव लक्षण को तो हमने सीख लिया। अब अगर सीखने के बाद अगर हम इसके लाभ को भी देख लेंगे तो अपने आप सारी चीजें जो हमारी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, वो अपने आप क्या होती चली जाएंगी बच्चे, क्लियर होती जाएंगी। तो देखिए पहले अगर हम इसके लाभ की बात करें तो याद रखिएगा विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण हैं। पहले क्या बच्चे, विषाणु में इसमें सजीव एवं निर्जीव, क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा इसमें सजीव एवं निर्जीव दोनों के लक्षण है। तो पहले इस बात को सभी बच्चे आपको याद रखना है, भूलना नहीं है कि ये वायरस की खूबी है कि वायरस में हम ये देख रहे हैं बच्चे कि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के क्या हैं, दोनों के लक्षण हैं। तो जब सजीव और निर्जीव अगर बच्चे इनमें दोनों के लक्षण हैं, इसका मतलब क्या है कि इसे हम जैव विकास का अध्ययन कर सकते हैं। तो सजीव निर्जीव दोनों के लक्षण हैं, इससे जैव विकास का अध्ययन किया जा सकता है। भूलिएगा नहीं बच्चे, इससे जैव विकास का अध्ययन किया जा सकता है, इससे जैव विकास का अध्ययन किया जा सकता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने ये देखा बच्चे कि इसके लाभ की, देखिए सबसे अच्छी खूबी क्या है इसके लाभ की, कि हम ये देख रहे हैं बच्चे कि इसमें सजीव और निर्जीव क्या है बच्चे, दोनों के लक्षण है। तो सजीव और निर्जीव अगर दोनों के लक्षण हैं, ठीक है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, जैव विकास का अध्ययन कर सकते हैं कि किस तरह से जैव का, जीवन का या सजीव का विकास हुआ। तो याद रखिए वायरस आपके स्टडी में भी आपकी बहुत मदद कर सकता है, यह जीव विकास के पूरे क्रम को आपको समझा सकता है। स्पष्ट है? अच्छा, फिर याद रखिएगा बच्चे कि ये क्या करते हैं, जल को खराब होने से बचाया जा सकता है। क्लियर है? फिर ये क्या होता है बच्चे, जल को खराब होने से बचाया जा सकता है। यानी विषाणु की खूबी है बच्चे, ये जल को खराब नहीं होने देते हैं। याद रखना, एक ये भी खूबी है इनकी कि जल को खराब होने से बचाया जा सकता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, हम विषाणु को हमेशा बीमारी के रूप में लेते हैं, पर विषाणु का एक लक्षण ये भी है बच्चे कि इससे क्या हो सकता है कि जल को खराब होने से भी क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। क्योंकि बच्चे जीवाणु भोजी को आप जल में छोड़ दीजिएगा तो वो क्या करेंगे, सारे जीवाणु को खा जाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो जीवाणु भोजी वायरस है वो जल को सड़ने से बचाता है। क्लियर है? तो कौन सा वायरस है बच्चे, वो जीवाणु भोजी वायरस। तो देखिए मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं कि जीवाणु भोजी, ठीक है, यहां देखिए बच्चे, जीवाणु भोजी जो है वो जल को सड़ने से बचाता है, जल को सड़ने से बचाता है। यानी यहां पर वायरस आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, लाभकारी है, क्योंकि वायरस क्या कर रहा है, जल को खराब होने से बचाता है। और जो जीवाणु भोजी है बच्चे वही क्या करते हैं, जल को सड़ने से बचाता है। वो जल को सड़ने नहीं देता, सारे बैक्टीरिया को खा जाता है और आपका जल क्या होता है बच्चे, बच जाता है। स्पष्ट है? अच्छा, फिर देखिए नीले हरे शैवालों की सफाई करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा बच्चे कि ये क्या करते हैं, जो नीले हरे शैवाल होते हैं, स्पष्ट है, नीले हरे, ये शैवालों की सफाई भी करते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, भूलिएगा नहीं। नीले हरे शैवालों की सफाई करते हैं, नीले हरे शैवालों की फिर क्या करते हैं बच्चे, ये सफाई भी करते हैं। तो देख सकते हैं कि वायरस कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो रहे हैं कि एक तो सजीव निर्जीव दोनों के लक्षण है, आप इसे जैव विकास की स्टडी कीजिए। दूसरा, ये जल को खराब होने से बचाते हैं, जीवाणु भोजी जल को सड़ने से बचाते हैं। और नीले हरे जो शैवाल हैं बच्चे, उन नीले हरे शैवालों की क्या कर रहे हैं, ये सफाई भी कर रहे हैं, यानी ये क्लीनर का भी काम करते हैं।
स्पष्ट है बच्चे? अच्छा चलिए, अब लाभ तो देख लिया, थोड़ा इसका हानि भी तो देखें। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अब चलिए हम देखते हैं कि इनसे हानि क्या होती है, यानी विषाणु से हमें क्या लॉस है। ठीक है, यहां सभी बच्चे केयर करेंगे और एकदम साथ में नोट्स बनाते हुए चले। ओके, अब जरा वायरस की हानि की बात करते हैं बच्चे, हानि। ठीक है, तो देखिए हानि की बात तो आप पहले ही जानते हैं कि ये रोग कारक होते हैं, रोग लगाते हैं। तो पहले याद रखेंगे कि पौधों में रोग पैदा करते हैं। स्पष्ट है बच्चे? पहले तो याद रखिएगा कि ये पौधों में रोग पैदा करते हैं। स्पष्ट है? तो जैसे एक तो आपको तंबाकू की पत्ती वाली बात मैंने आपको बताई ही बच्चे, तो याद रखना है कि विषाणु से हमें हानि भी बहुत है। क्या हानि है? पहला तो हानि मैंने आपको यही बताया बच्चे कि ये पौधों में क्या करते हैं, रोग पैदा करते हैं। इससे बहुत सारी जो है पौधों में बीमारियां होती है। जैसे टीएमबी से तंबाकू की पत्तियों में मोजैक रोग होता है। जैसे बच्चे यहां पर देखिए होता है, जैसे तंबाकू की पत्ती, मैंने अभी आपको समझाया कि जो तंबाकू की पत्ती में कौन सा रोग होता है बच्चे? मोजैक रोग। और ये मोजैक रोग किससे हो रहा है? टीएमवी से, टोबैको मोजैक वायरस से। तो पहला तो रोग यही है बच्चे कि आप देख रहे हैं कि तंबाकू की पत्ती में ये क्या करते हैं, मोजैक रोग पैदा कर देते हैं। अच्छा, ये तो रही तंबाकू की पत्ती की बात। क्या अन्य भी पेड़ों में ये रोग पैदा करते हैं? तो बच्चे फिर याद रखिएगा, ये क्या करते हैं कि जो एक होता है बनाना वायरस बच्चे, ये केले में बंकी टॉप ऑफ बनाना, बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग पैदा करते हैं। देखिए कहां बच्चे? केले में बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग पैदा करते हैं। और वायरस का क्या नाम है बच्चे? तो वायरस का नाम भी बनाना वायरस ही है, बनाना वायरस ही है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि ये केले में, बनानास में क्या करते हैं, बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग पैदा करते हैं। और उस वायरस का क्या नाम है बच्चे? उस वायरस का नाम बनाना वायरस भी है। इसमें क्या होता है कि केले की जो पत्तियां होती हैं, वो पत्तियां बच्चे सिकुड़ करके ऊपर की ओर उठ जाती हैं, एकदम इकट्ठा सी लगती हैं। तो ये बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग, ये क्या हो रहा है? बनाना वायरस से हो रहा है बच्चे, जो उसको खत्म करता है। अच्छा, फिर एक बात याद रखिएगा कि यह रोग जो है भारत में श्रीलंका से आया है। क्लियर है बच्चे? यह रोग भारत में, यह रोग भारत में श्रीलंका से आया है। क्लियर है? तो इसको भी नहीं भूलना है कि बंकी रोग जो है बच्चे भारत में कहां से आया है? तो श्रीलंका से आया है। श्रीलंका वालों ने भारत को गिफ्ट के रूप में भेज दिया। तो बच्चे भूलिएगा नहीं कि जो बनाना वायरस का जो रोग है वो भारत में कहां से आया है? तो वो बच्चे श्रीलंका से आया है। ठीक है, उसी तरह आलू की फसल में पोटैटो मोजैक वायरस द्वारा मोजैक रोग हो जाता है बच्चे। फिर देखिए, फिर आलू की फसल में भी, आलू में मोजैक रोग, यानी आलू में भी मोजैक रोग होता है। और ये किससे होता है बच्चे? पोटैटो मोजैक वायरस से। ठीक है, तो ये भी नहीं भूलिएगा कि आलू में भी ये मोजैक रोग उत्पन्न कर देते हैं, जो कि पोटैटो मोजैक वायरस से होती है। तो बच्चे देखिए, वैसे मैं आपको बहुत सारे रोग पढ़ाऊंगा, अभी जो इंपॉर्टेंट कुछ है मैं एग्जाम्पल्स के रूप में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, लेकिन आप इन्हें भूलिएगा नहीं। स्पष्ट है? अच्छा, इससे अब क्या बच्चे, ये तो हो गई। उसी तरह ये मनुष्यों में भी बहुत सारी बीमारी पैदा करते हैं, यानी पौधों में रोग पैदा करते हैं बच्चे। फिर याद रखिएगा कि मानव में भी रोग जनित करते हैं। मानव में भी क्या करते हैं बच्चे? रोग जनित करते हैं। स्पष्ट है? तो जब हम मानव रोग पढ़ेंगे उसमें ये सारी बातें पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चे? तो भूलिएगा नहीं कि हमें मानव रोग चैप्टर पढ़ना है, उसमें हम यहाँ इसके रोगों की भी बात करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ विषाणु की सारी हानियों को भी सीख लिया कि विषाणु जो है क्या क्या रोग आपका पैदा कर रहे हैं। स्पष्ट है? चलो बच्चे, अब यहाँ हमने विषाणु को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब जरा विषाणु से एक कदम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
और विषाणु से एक कदम आगे बढ़ते हैं और बच्चे जरा मोनेरा पर चलते हैं। याद रखिएगा, मैंने मोनेरा में एक कोशिकीय जीव की भी बात की थी, जीवाणुओं की भी बात की थी, क्लियर है। तो उसी तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। तो विषाणु के बाद अब जो हमें बच्चे अगला जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मोनेरा जगत, जिसे हम मोनेरा किंगडम भी कहते हैं, मोनेरा किंगडम। तो चलिए जरा इस मोनेरा जगत को भी अच्छे से सीखते हैं बच्चे, मोनेरा किंगडम को भी हम समझते हैं। बच्चे एक बात याद रखिएगा कि जो मोनेरा जगत है उसमें सबसे पहले याद रखना है कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। स्पष्ट है, आपको मैंने सिखा दिया है प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो आप बस नोट्स की रिवीजन करेंगे। तो याद रखना है कि मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, क्लियर है। तो मोनेरा में कौन से जीव आ रहे हैं बच्चे, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं वो सभी आएंगे। फिर याद रखिएगा जीव सूक्ष्मतम एवं सरलतम होते हैं, और इसमें जो जीव होते हैं बच्चे, ठीक है, एक तो वो सूक्ष्मतम होते हैं, सूक्ष्मतम का मतलब है सबसे छोटा, एवं सरलतम होते हैं, सरलतम का मतलब है सबसे आसान, सबसे सहज। क्लियर हो चुका बच्चे। तो भूलना नहीं है आपको कि मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, और जीव सूक्ष्मतम सबसे छोटे होते हैं, और सरलतम सबसे आसान बच्चे सबसे सरल होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम मोनेरा किंगडम में बच्चे काउंट करते हैं। यहां आपको समझ में आ चुकी है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि इस जगत के जीव को ही प्राचीनतम जीव कहा गया है। याद रखना है कि इस जगत के जो जीव हैं बच्चे, इस जगत के जीव प्राचीनतम जीव है। प्राचीनतम का मतलब है सबसे पुराना, भूलेंगे नहीं बच्चे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा कि जो मोनेरा जगत के जीव हैं उन्हें क्या कहा गया है, प्राचीनतम जीव। प्राचीनतम जीव का मतलब है सबसे पुराने जीव। तो मोनेरा जगत के हैं जीव बच्चे जो हैं क्या है, सबसे पुराने जीव हैं। अच्छा, एक यहां पर एक चीज समझना है कि मोनेरा जगत के जीव कहां पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि ये जीव वहां पाए जाते हैं जहां जीवन की संभावना हो। इस बात को याद रखना है बच्चे कि जहां भी जीवन की संभावना हो, जहां भी जीवन की संभावना हो, ऐसा लगेगा कि यहां पर जीवन हो सकता है बच्चे, वहीं मोनेरा पाए जाएंगे। जहां भी जीवन की संभावना हो वहां पाए जाते हैं, वहां पाए जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल्स में भी देख लीजिए बच्चे, लेकिन पहले याद रखिएगा कि जहां कहीं भी जीवन की संभावना है वहां पर कौन से जीव मिलने लगेंगे, मोनेरा जीव मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे सरल है, सबसे छोटे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, और ये इस जगत के जीव को ही बच्चे हम सबसे पुराना जीव मानते हैं। अब कहां बच्चे, जैसे मिट्टी, जल, हवा, रेगिस्तान, बर्फ, कहीं पर भी मिल जाएंगे बच्चे जहां भी जीवन की संभावना हो। जैसे बच्चे मिट्टी में मिल जाएंगे, जल में मिलेंगे, हवा में भी मिल सकते हैं बच्चे, बर्फ की घाटियों में भी मिल सकते हैं, या रेगिस्तान में भी मिल सकते हैं। यानी इस बात को याद रखिएगा कि जहां कहीं भी अगर हमें जीवन की संभावना लगे वहां पर तुरंत मोनेरा जीव जो है जीवित हो उठेंगे बच्चे। क्यों? क्योंकि इनकी खूबी है कि जहां पर भी जीवन की संभावना है वहां पर जो है इनका जन्म हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब जरा इसके लक्षण की बात करते हैं थोड़ा। चलो, ये तो हमने समझ लिया कि मोनेरा जीव की खूबी क्या है। अब हमें इनके लक्षण की बात करनी है, क्योंकि हम बिना लक्षण के तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चे पहले इनके लक्षणों की, कैरेक्टर्स की बात करें। तो एक बात सभी लोग याद रखिएगा कि इनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो जीव द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं, इनमें आनुवांशिक पदार्थ जीव द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं, जीव द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं। क्लियर हो गया। तो याद रखना है आनुवांशिक पदार्थ जीव द्रव्य में क्या है, बिखरे हुए हैं। यानी बच्चे हम कहते थे कि आनुवांशिक पदार्थ झिल्ली में होते हैं, ढके हुए होते हैं, लेकिन इसमें केयर कीजिएगा कि कोई भी आनुवांशिक पदार्थ जो है बच्चे
वो झिल्ली में बंद नहीं है, वो जीव द्रव्य में क्या है, बिखरा हुआ है, तभी तो ये इतने सरल हैं बच्चे, बिखरा हुआ होता है। अच्छा, इनकी कोशिका भित्ति बहुत सुदृढ़ होती है, क्लियर है, इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है बच्चे, सुदृढ़ होती है। तो याद रखना है कि कोशिका की जो भित्ति है, जो दीवार है, कोशिका भित्ति सुदृढ़ होती है, अच्छी होती है बच्चे, ठीक है, सुदृढ़ होती है। तो हमने ये भी देखा कि इनकी जो कोशिका भित्ति है वो बहुत ही क्या है, सुदृढ़ है, सही है। अच्छा, और जिसमें पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड होता है, फिर याद रखिएगा कि इनकी कोशिका भित्ति सुदृढ़ होती है, जिनमें क्या क्या होता है बच्चे, जिनमें पॉलीसेकेराइड्स एवं, भूलेंगे नहीं बच्चे, इनकी कोशिका भित्ति बहुत ही क्या होती है, सुदृढ़ होती है, और इसमें क्या क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, और पॉलीसेकेराइड के साथ अमीनो एसिड होता है। स्पष्ट है बच्चे? तो देखिए, इसमें पॉलीसेकेराइड एवं एमिनो एसिड होता है। तो हमें इस बात को भी याद रखना है कि इनमें पॉलीसेकेराइड्स भी हैं, और पॉलीसेकेराइड्स के साथ साथ क्या है बच्चे, इनकी कोशिका भित्ति में अमीनो एसिड भी होता है। स्पष्ट है? अच्छा, केंद्रीय बच्चे, केंद्रक की भी झिल्ली नहीं होती, एक बात याद रखिएगा, इसमें केंद्रक की भी झिल्ली नहीं होती, मैंने तो पहले ही कहा था इसमें कोई झिल्ली नहीं है, तो याद रखिएगा कि केंद्रकीय झिल्ली भी नहीं होती, केंद्रकीय झिल्ली भी नहीं होती है, क्लियर है? अच्छा, और एक बात क्लियर कीजिएगा, अगर इनके भोजन बनाने की बात की जाए तो याद रखना है कि ये जो है बच्चे प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी और परजीवी सब होते हैं, क्लियर है? ये प्रकाश संश्लेषी, ये प्रकाश संश्लेषी, फिर रसायन संश्लेषी एवं परजीवी होते हैं, एवं परजीवी होते हैं। तो एक बात ये भी याद रखिएगा, मोनेरा वाले लोगों के लिए कहा जा रहा है कि ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, ये रसायन संश्लेषण भी करते हैं, और उसके साथ बच्चे याद रखना है कि ये परजीवी भी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करके खुद का भी भोजन बना ले, रसायन संश्लेषण करके भी भोजन बना ले, या फिर परजीवी हैं, दूसरे पर निर्भर होकर के भी अपने भोजन की क्या कर लें, ये प्राप्ति कर लें। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चे कि इनमें जो है ना वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण की क्षमता होती है, ये भी याद रखिएगा, इनमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की भी क्षमता होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्षमता होती है, ठीक है? तो इस बात को भी याद रखना है, भूलना नहीं है कि इनमें जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसके स्थिरीकरण की भी क्षमता पाई जाती है, यानी ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये भी इनके अंदर क्या है बच्चे, एक क्षमता ही है। चलिए, यहां तक तो हमने पूरा सीख लिया। अब जरा मोनेरा का वर्गीकरण करें, ठीक है? पहले मैं मिटा दूं ये सब, अब हम मोनेरा का भी वर्गीकरण करेंगे बच्चे, और एक एक को बखूबी समझना है हमें, क्लियर है? ना, मोनेरा जगत का वर्गीकरण क्लियर हो चुका? तो सभी लोग याद रखिएगा कि जो हम मोनेरा जगत का वर्गीकरण करेंगे, तो मोनेरा जगत को कितने भागों में बांटा गया है बच्चे? तो मोनेरा जगत का जो वर्गीकरण किया गया, उस वर्गीकरण में हमने मोनेरा जगत को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। अब ये जो 4 भाग है बच्चे, हमें एक एक को पढ़ना है। तो इसमें जो पहला भाग है बच्चे, वो क्या है? वो है जीवाणु, क्लियर है? चलिए, पहला भाग क्या है? जीवाणु। तो अब जरा जीवाणु को समझते हैं। पहले एक बात याद रखिएगा कि जीवाणु बच्चे वास्तव में पौधे नहीं होते, ये पौधों की तरह लगते हैं बच्चे, पर याद रखिएगा कि जीवाणु की एक खूबी है
कि ये वास्तव में पौधे नहीं होते, ये वास्तव में पौधे नहीं होते हैं। क्लियर है? ये दिखते हैं पौधे की तरह, अपना काम करेंगे बच्चे, पर इस बात को याद रखिएगा कि जीवाणु वास्तव में पौधे नहीं होते हैं। इसलिए ये हमें एकदम क्लियरली इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि वास्तव में जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु दरअसल पौधे नहीं होते। अच्छा, फिर याद रखिएगा इनकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन और पादप की कोशिका भित्ति के रासायनिक संगठन से पूरी तरीके से अलग होता है। फिर याद रखिएगा कि इसकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन, क्लियर है बच्चे, इसकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन, इसकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पादप की कोशिका भित्ति के रासायनिक संगठन से भिन्न होती है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो इस बात को याद रखिएगा कि जीवाणु वास्तव में पौधे नहीं होते और इनकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन, अगर आप पादप भित्ति की कोशिका के रासायनिक संगठन से आप देखेंगे तो उससे एकदम क्या होती है, भिन्न होती है। यानी जीवाणु की कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन और पादप की कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन दोनों बच्चे एक दूसरे से एकदम क्या है, एकदम अलग है। अच्छा, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि वो पौधे हो गए। याद रखना है, यहां पर मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि कुछ जो विषाणु होते हैं, ठीक है, कुछ जीवाणु, यहां देखिए बच्चे, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कुछ जीवाणु क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, किंतु इनका, याद रखिएगा बच्चे, किंतु इनका बैक्टीरियो, क्लियर है, भूलना नहीं है बच्चे कि कुछ जीवाणु जो है प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल चाहिए। तो याद रखिएगा कि इनका जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, क्लियर है, इनका बैक्टीरियो क्लोरोफिल पौधों के क्लोरोफिल से अलग है, पौधों के क्लोरोफिल से भिन्न है। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि कुछ जीवाणु क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, लेकिन अगर आप इनका बैक्टीरियो क्लोरोफिल देखेंगे तो वो पौधों के क्लोरोफिल से भी एकदम क्या है, भिन्न है, अलग है, एक जैसे नहीं होते। यानी प्रकाश संश्लेषण करने का मतलब ये नहीं है कि इनके क्लोरोफिल पौधों के क्लोरोफिल के समान होंगे। जीवाणु का जो क्लोरोफिल है बच्चे, उसे हमने बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहा है, वो दोनों क्या है, एकदम अलग है। पूरी बात आपको समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, चलिए, तो यहां तक तो हमने क्या किया कि एक भाग को, जीवाणु को यहां सीख लिया। इसी तरह बच्चे हमें इस मोनेरा जगत के चारों भागों को पूरे तरीके से सीखना है। पूरी बात समझ में आ गई? मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव, थैंक यू क्लास।